Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you all? So today is the second class of financial management and today we will study the first chapter of financial management, that is an overview. These lectures are applicable for all CA students, CS students, MCOM students and BCom students. So those who are watching my video for the first time, I request you to please subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon so that आने वाली हर वीडियो की notification आपके पास आ जाए, because as I promised that I will be providing you free lectures of financial management by the end of November. Our course will be completed for sure. So let's not waste our time. I'll start the video. So basically, this is the first chapter of financial management, which is an overview. आप अपने study material में देख लेना. First chapter यही होगा. Be it CA student, be it CS student और MCOM और BCom students. So फर्स्ट चैप्टर में है क्या? बेसिकली फर्स्ट चैप्टर में जो जो टॉपिक्स कवर्ड हैं आपके, आप चेक कर लो अपने मॉड्यूल में, यही टॉपिक्स कवर्ड होंगे मेजरली. बट अगर कोई भी टॉपिक मिस है, आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर देना या इस वीडियो में नीचे कमेंट कर देना, तो मैं उस पर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगी. बट सबके बुक में आप देखना यही टॉपिक्स होंगे, ठीक है? सो फर्स्ट इज फाइनेंस होता क्या है. ठीक है, हम ये समझेंगे फाइनेंस होता क्या है. देखो, काफी सारे मैंने बुक्स में देखा है कि फाइनेंस का मतलब नहीं समझाया हुआ, डायरेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझाया हुआ है. बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप तभी समझ सकते हो जब आपको फाइनेंस का क्या मतलब होता है ये समझ आ जाए. तो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस टर्म फर्स्ट एंड देन यू शुड स्टडी व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो सबसे पहले फाइनेंस समझेंगे, फिर समझेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है. देन इज नेचर, सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. Then investment financing, dividend decisions, which is very important topic. Then objectives of financial management, risk and return, and functions or role of finance management. So in this video हम यहाँ तक टॉपिक्स डिस्कस करेंगे एंड ये लास्ट के जो 3 टॉपिक है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी, बिकॉज ये तीनों टॉपिक अपने आप में थोड़े इम्पॉर्टेंट हैं एंड ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे से हैं. बट मैं चाहती हूँ कि आपको कोई भी डाउट ना हो. इतना आप रिटेन नहीं कर पाओगे फर्स्ट क्लास में, तो इसीलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी. मैक्स टू मैक्स आधा घंटा या 45 मिनट्स मैक्स, इससे ज़्यादा मेरी वीडियोस नहीं होंगी. तो जितना मैं पढ़ाऊँ बस उसको 10 मिनट रिवाइज कर लेना एंड यू आर गुड टू गो. एग्जाम से पहले सिर्फ 4-5 दिन भी आपको मिल जाए ना, उतना रिवाइज कर लोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे. बस जैसे ही मेरी वीडियो खत्म हो फटाफट रिवाइज करो. नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो, सब कुछ दिमाग में रिटेन रहेगा. सो इतने पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं आज, और बाकी के 3 मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगी, कल नहीं तो परसों तक. सो फर्स्ट इज फाइनेंस होता क्या है. बेसिकली फाइनेंस में भी डिफाइंड एज एन आर्ट और अ साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी. गाइस देखो, आर्ट अलग है, साइंस अलग है. साइंस इज व्हाट, मतलब गेनिंग नॉलेज. ठीक है, आप नॉलेज गेन कर रहे हो किस चीज की, मैनेजिंग मनी के, पैसे कैसे मैनेज होते हैं. लेमैन टर्म में बोले ना तो फाइनेंस सब यही बोलते हैं कि फाइनेंस का मतलब पैसे पैसे पैसे. यस, आप सही सोचते हो. फाइनेंस का मतलब ही पैसे होता है, लेकिन पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है, दिस इज व्हाट फाइनेंस मीन्स. साइंस का मतलब यही है कि हम नॉलेज गेन कर रहे हैं कि कैसे हम पैसों को मैनेज करते हैं, कैसे अपने बिजनेस में यूटिलाइज करते हैं. और आर्ट का मतलब है हम कैसे उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस में या कंपनी में. कैसे हमने जो नॉलेज गेन की है उसको, उसके प्रिंसिपल्स को हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं. सो दिस इज व्हाट फाइनेंस मीन्स. इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल सर्विस एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. अब फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होता है, आप कोई भी कंपनी में पैसे, कोई भी काम करने के लिए आपको पैसे चाहिए, है ना. हर कंपनी में हर चीज को लेके पैसे चाहिए. तो उन पैसों के लिए आपके, ऐसा तो है नहीं कि अपने पॉकेट में ले लेके घूमते हैं पैसे, नहीं ना. आपको सर्विसेज चाहिए, ठीक है. आपको जैसे बैंक की सर्विस चाहिए या लोन लेना है आपको कंपनी को, या कोई भी चीज हो आपको बैंकिंग की सर्विसेज चाहिए, है ना. सो दिस इज व्हाट फाइनेंशियल सर्विस मीन्स. फाइनेंस के लिए, पैसों को मैनेज करने के लिए, पैसों को यूटिलाइज करने के लिए हमें बहुत सारी सर्विसेज चाहिए होती है डिफरेंट डिफरेंट पीपल से.
तो वो है फाइनेंशियल सर्विसेज। एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज कि किसी कंपनी को पैसे रेज करने हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, पैसे लेंगे फ्रॉम द पब्लिक एंड इशू देम इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे डिवेंचर्स हो गए, डिवेंचर होल्डर्स को हम डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू करके देते हैं, शेयर होल्डर्स को शेयर सर्टिफिकेट इशू करके मिलते हैं। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी इशू करके देती हैं। तो फाइनेंस में ये दोनों चीज़ें आएंगी, फाइनेंशियल सर्विसेज बोल लो या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बोल लो, दोनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। देन इज फाइनेंस इज ऑल्सो रेफर्ड एज द प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज नीडेड। अब दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब फाइनेंस में आप ये भी समझो कि हर कंपनी में या हर बिजनेस में एक ऐसा प्रोविजन होता है जिसमें हम पैसों को सेव करते हैं, ठीक है। अब आप गाइस कोई भी कंसेप्ट पढ़ो ना, तो आप ये सोचना कि आप कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हो या फिर सीएफओ, जो सारे कंपनी के पैसों से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसमें डील करते हो, ठीक है। आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, ठीक है। मैं एक बार तीनों पॉइंट्स को दोबारा से रिकैप करके बताती हूँ आपको, ताकि आप क्लियर हो जाए। और मैं गाइस आपको बार बार बता रही हूँ कि मैं जो टॉपिक समझाऊंगी ना उसको 2-3 बार रिवाइज कराऊंगी, ताकि आपके दिमाग में वो कंसेप्ट छप जाए, मतलब भूलो नहीं आप कभी भी ये, ठीक है। मैं ऐसे पढ़ाऊंगी आपको। सो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, फाइनेंस होता क्या है। फाइनेंस एक आर्ट है और साइंस है कि हम पैसों को कैसे मैनेज करते हैं। अब साइंस का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, साइंस का मतलब ये है कि हम नॉलेज गेन कर रहे हैं। आर्ट का मतलब कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं उसको अपने बिजनेस में या अपनी फर्म में या अपनी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में। ये फाइनेंस है, ठीक है। फाइनेंस में हमारी सर्विसेज भी आएंगी और इंस्ट्रूमेंट्स भी आएंगे। सर्विसेज कौन सी हो गई, जो हम बैंक से या डिफरेंट डिफरेंट पीपल से हम सर्विसेज ले रहे हैं फाइनेंस की, फाइनेंस की मतलब पैसों की। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशू करके दे रहे हैं हम, जो हमने पैसा रेज किए फ्रॉम द मार्केट। फाइनेंस में हमारा प्रोविजन ऑफ मनी भी इंक्लूडेड है, मतलब हम पैसे सेव करते हैं कि फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेन सकमस्टांस ना आ जाए या कुछ भी इमरजेंसी के लिए कंपनी जो है पैसा सेव करके रखती है, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है फाइनेंस में। अब जो मेन डेफिनेशन है फाइनेंस की वो ये है, ठीक है। और इसी के बेसिस पे ही आप समझो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। सो फाइनेंस फंक्शन इज द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, कि कैसे हम फंड्स को प्रोक्योर कर रहे हैं, मतलब कैसे हम फंड्स को ले रहे हैं, मार्केट से रेस कर रहे हैं। एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, कैसे हम उसको अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं उस पैसे को। दिस इज व्हाट फाइनेंस मीन्स, हाउ वी प्रोक्योर द फंड्स एंड हाउ वी यूटिलाइज इट इन आवर बिजनेस। दिस इज व्हाट फाइनेंस मीन्स। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा फाइनेंस होता क्या है। बस उसी का ही मतलब है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब ये जो पैसा है, ये जो फाइनेंस है, उसको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। आइए इसके डेफिनेशन में पढ़ते हैं। Financial management is an integral part of overall management. It is concerned with the duties of financial managers in the business firm. वही है, ड्यूटीज जो होती है वो फाइनेंशियल मैनेजर की होती है, कि कैसे अपनी फर्म में या अपने बिजनेस में कैसे फाइनेंस के जो भी ट्रांजैक्शन है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, वो कौन करता है, फाइनेंशियल मैनेजर करता है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ब्रॉडली कंसर्न्ड विथ रेजिंग ऑफ मनी, एज आई ऑलरेडी सेड, कि पैसे को कैसे रेज किया जाता है, क्रिएटिंग वैल्यू टू द एसेट्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज बाय एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फंड्स। तो वही चीज़ है ये, बस उसको घुमाकर लिखा हुआ है कि पैसे को कैसे रेज करना और कैसे अपने बिजनेस में यूटिलाइज करना है। अब यूटिलाइज का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि पैसे रेज किए और कहीं भी कैसे भी लगा दिए, नहीं। फाइनेंशियल मैनेजर को हर एक चीज़ नोटिस करनी पड़ती है कि हम पैसा तो ले लिया, अब पैसे जो है लिमिटेड है। हर डिपार्टमेंट वाले लोग आएंगे, बोलेंगे हमें पैसे दे दो, हमें पैसे दे दो। प्रोडक्शन मैनेजर बोलेगा मुझे पैसे दे दो, पेरोल डिपार्टमेंट बोलेगा हमें पैसे दे दो, हम लेबर को ज़्यादा पे करेंगे तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएंगे हमारे बिजनेस में। तो हर डिपार्टमेंट वाला आएगा फाइनेंस मैनेजर के पास कि हमें दो, हमें दो, हमें दो। बट फाइनेंस मैनेजर को हर एक चीज़ सोचनी पड़ती है और उसको समझ कर ही पैसे एलोकेट करने पड़ते हैं, बिकॉज पैसा जो है लिमिटेड है, ठीक है। और वो सारा का सारा पैसा जो उसको डिमांड किया गया है वो सारा तो नहीं दे सकता। तो वही है कि उसको एफिशिएंटली एलोकेट करना होता है फंड्स को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो वही यहाँ लिखा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ब्रॉडली कंसर्न्ड विथ रेजिंग ऑफ फंड्स, पैसे लिए, रेज किए, क्रिएटिंग वैल्यू टू द एसेट्स। इसका मतलब है फर्म के अंदर बहुत सारे एसेट्स खरीदने पड़ते हैं, बी इट फिक्स्ड एसेट, बी इट करंट एसेट्स, फॉर प्रोडक्शन हो गई या डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए, उन सब के लिए
खर्चा तो होता ही है, पैसा तो लगता ही है। तो वही है क्रिएटिंग वैल्यू टू द एसेट्स बाय एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फंड्स, मतलब एलोकेट करना फंड्स डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को। दिस इज व्हाट फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स। It is the study of integration of the flow of funds in the most optimal manner to maximize the returns of a firm by taking proper decisions in utilizing the funds. In other words, raising of funds should involve मिनिमम कॉस्ट एंड टू ब्रिंग मैक्सिमम रिटर्न्स। वही है कि कैसा हमारा जो फंड है फर्म के अंदर वो कैसे फ्लो करता है, उसको मोस्ट एफिशिएंट वे में आपको यूटिलाइज करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आ सके और कम से कम कॉस्ट हो। इसका मतलब ये है, समझो एग्जाम्पल से समझो। एक कंपनी है, ठीक है। अब उसमें फाइनेंस मैनेजर ने पैसा तो रेज कर लिया, पैसा तो मार्केट से ले लिया, बट उसको रिटर्न करते टाइम दिक्कत हो गई, ठीक है। मान लो उसने लोन ले लिया है एंड लोन लेने के बाद उसको बाद में रियलाइज हुआ कि जो हमने लोन लिया उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, मतलब उसको रिटर्न इतना करना पड़ रहा है इंटरेस्ट के साथ, वो इतना ज़्यादा हो गया, इतना तो हमने अर्न ही नहीं किया, ठीक है। जिस पर्पस के लिए वो लोन लिया गया था उस पर्पस से इतना रिटर्न जनरेट नहीं हुआ है। मान लो आपने लोन लिया था फॉर बाइंग अ मशीन, ठीक है। अब मशीन आपने ले ली, उससे उसको यूज़ ही नहीं किया पूरे साल, या जितना भी यूज़ हुआ वो बहुत कम उससे प्रॉफिट जनरेट हुआ है। बट जब लोगों को रीपे करने की बारी आई तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ वो बन गया कि इतना तो रिटर्न था ही नहीं। तो फाइनेंस मैनेजर को जब भी वो पैसा रेस करे ना, उसको ये देखना पड़ता है कि कॉस्ट कम से कम हो, मतलब जब भी उसने रेस किया है उसका इंटरेस्ट कम हो, और ये भी देखा जाता है कि कॉस्ट कम हो और काफ़ी टाइम बाद उसको रीपे करना पड़े ताकि वो पैसा जो उसके पास है वो उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सके, ठीक है। और जो पैसा जिस पर्पस के लिए लिया गया है उससे ज़्यादा रिटर्न आए। ये सारी चीज़ें फाइनेंस मैनेजर को देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो वही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब, यही है पैसे को कैसे हम रेस करते हैं, कैसे प्रोक्योर करते हैं और कैसे हम उसको अपने बिजनेस में यूटिलाइज करते हैं। और ये सारा काम किसका है? फाइनेंशियल मैनेजर का है। फाइनेंस मैनेजर जो है वही ये सब मैनेज करेगा, वही एलोकेट करेगा और वही इंश्योर करेगा कि कम से कम कॉस्ट और मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिटर्न मिले। Now, the third topic is of this chapter, that is nature, significance and scope of financial management. एक बार मैं दोबारा क्लियर कर रही हूँ आपको। हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने अभी तक क्या पढ़ा है? फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। कुछ नहीं है गाइस इस चैप्टर में, बहुत बेसिक है ये चैप्टर, बहुत बेसिक है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट हाँ, अगर आपको ये सब्जेक्ट को समझना है तो ये चैप्टर आपका बेस है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से समझना ही पड़ेगा, तभी आपको सारे चैप्टर समझ आएंगे। तो कुछ नहीं है इसमें, हम फाइनेंस पढ़ेंगे क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका स्कोप क्या है। और ये 3 डिसीजंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर चैप्टर में ये आने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजंस। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, रिस्क एंड रिटर्न और फाइनेंस मैनेजर का क्या रोल है। बहुत इजी इजी से पॉइंट्स हैं, कुछ नहीं है इस चैप्टर में। एक बार अच्छे से समझ लिया ना तो आराम से आप कर लोगे इसे। फाइनेंस क्या होता है पढ़ लिया अच्छे से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है अच्छे से समझ लिया है। अब नेचर, सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। इन मॉडर्न टाइम्स वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी। ऑफ कोर्स आप पैसों के बिना किसी भी बिजनेस को देख सकते हो, कोई बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता बिना पैसे के, ठीक है। कोई नहीं चाहता कि मतलब चाहते तो सब है बिना पैसे के प्रॉफिट आता रहे, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना हो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। पैसा आपको हर काम के लिए चाहिए, फ्री में कुछ नहीं मिलता आजकल। इनफैक्ट मनी इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस in the present day world because all our economic activities are carried out through the use of money. For carrying on business, we need resources which are pooled in terms of money. It is used for obtaining physical and material resources for carrying out productive activities and business operation, which affect sales and pay compensation to suppliers of resources, physical as well as monetary. Hence, financial management is considered as an organic function of a business and has rightly become an important one. इसका मतलब ये है कि बिजनेस करने के लिए हमें रिसोर्सेज तो चाहिए, ठीक है। उन रिसोर्सेज के लिए हमें क्या चाहिए? अल्टीमेटली पैसा चाहिए। रिसोर्सेज होगा जैसे सपोज आपकी एक कंपनी है जिसमें आप कुछ भी बनाते हो, तो कुछ भी बनाने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए। अब वो रॉ मटेरियल कैसे आप लोगे? उस रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए भी आपको सप्लायर को
पैसे देने पड़ेंगे, तभी आपके पास रिसोर्सेज आएंगे। तो वही है, सप्लायर को पे करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। अब पैसा ही चाहिए, पैसा कौन करेगा? फाइनेंस मैनेजर ही आपको देगा, फाइनेंस मैनेजर ही उसको सप्लायर को पे करेगा। ठीक है, तो वही बात लिखी है कि हमें रिसोर्सेज चाहिए कुछ भी बनाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। अब रिसोर्सेज चाहिए तो वही है, फिजिकल एंड मटेरियल रिसोर्सेज चाहिए। अब वो जो रिसोर्सेज आ गए हमारे पास, ठीक है, रॉ मटेरियल आ गया। अब उसके लिए भी आपको रॉ मटेरियल जो बनाएगी, लेबर बनाएगी, लेबर को भी आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, वहीं यहाँ लिखा है हमें सप्लायर को पे करना पड़ेगा, हमें लेबर को पे करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, अगर फाइनेंस ही मैनेज नहीं होगा, आपका पैसा ही मैनेज नहीं कर पाओगे ढंग से, आप रिसोर्सेज भी नहीं ले पाओगे, आप अपनी लेबर को पे नहीं कर पाओगे, आप अपने सप्लायर को पे नहीं कर पाओगे, तो बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं हो पाएगा। तो अगर बिजनेस को अच्छे से स्मूथली चलाना है तो आपको फाइनेंस को तो मैनेज करना ही पड़ेगा। फाइनेंस मैनेज नहीं होगा तो बिजनेस ढंग से नहीं चलेगा। रिसोर्सेज आपका जो मटेरियल है, जिस बेसिस पे आपने फर्म खड़ी की है, वही आपके ढंग से नहीं बने पाएगी, आपका प्रोडक्ट ढंग से नहीं बनेगा, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फाइनेंस को मैनेज करना आना चाहिए एक फाइनेंस मैनेजर को। ये हमारा बेसिक फंक्शन है, हमारा ऑर्गेनिक फंक्शन है हर बिजनेस के लिए। A group of experts defines financial management as simply the task of providing funds needed by the business or enterprise on terms that are most favorable in the light of its objectives. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिफाइन किया गया है कि कैसे हम फंड्स प्रोवाइड करते हैं बाय द बिजनेस। वही है, वही पॉइंट है जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो फाइनेंस मैनेजर है वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कैसे फंड्स एलोकेट करता है, कैसे फंड्स देता है, कैसे वो फंड्स प्रोक्योर कर रहा है, कैसे वो फंड्स दे रहा है। और वो जब देता है उसको ये देखना पड़ना है, इंश्योर करना पड़ता है उसको कि जहाँ भी वो एलोकेट कर रहा है वो उससे हमारी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, और फेवरेबल टर्म्स में आपको मनी को रेज करना है, जैसे वही मैंने आपको बताया, रिस्क कम होनी चाहिए, रिटर्न ज़्यादा होना चाहिए जनरेट उससे, वही चीज़ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ये आपका क्रक्स है, जो भी आपने पढ़ा है ये उसका क्रक्स है। Financial management is defined as procurement of funds and their effective utilization in the business. Though there are other organizations जैसे स्कूल हो गए, एसोसिएशन हो गए, गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, जहाँ पर फंड्स प्रोक्योर किया जाता है और उनको यूज किया जाता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसको मैं अलग से वो करती हूँ, इसको अच्छे से समझो गाइस। Financial management has not only to see that funds can be raised for installing plant and machinery at a cost, but it has also to see that additional profits adequately compensate for the cost and risk borne by the business while setting up the project. वही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसको फंड्स रेज करने हैं ताकि वो अपने बिजनेस में यूटिलाइज कर सके थ्रू इंस्टॉलिंग प्लांट एंड मशीनरी, बट उसको ये भी देखना है कि वो जिस पर्पस के लिए वो उसने रेज किया है ये फंड, उससे एडिशनल प्रॉफिट ज़रूर जनरेट हो, उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हो, ताकि जो भी कॉस्ट उसको लगी है उस पैसे को रेज करने में, वो पूरी कंपेंसेट हो जाए। ठीक है, यही इस लाइन का है। आई होप आपको क्लियर होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। एंड यहाँ पे अब आपके 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू बी मोर प्रोसाइज इज कंसर्न विद इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजंस इन रिलेशन टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। सच डिसीजन हैव टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई कुछ भी काम कर लो, आपको हमेशा शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को देखना ही पड़ेगा। जो भी काम होगा शेयर होल्डर्स के हक में होना चाहिए। ठीक है, and nature of financial management therefore can be judged by the study of the nature of investment, financing and dividend decisions. ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये तीनों डिसीजंस ही आपके पूरे कोर्स में है। ठीक है, इन्हीं के ऊपर चैप्टर बेस्ड हैं सारे के सारे, बाकी बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, बहुत बेसिक हैं। बस यही 3 चैप्टर्स हैं आपके, आपको यही पढ़ना है पूरे कोर्स में। सो फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का दूसरा नाम है कैपिटल बजटिंग। अगर मैं यहाँ सिर्फ कैपिटल बजटिंग लिखती ना तो काफ़ी सारे बच्चे घबरा जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता ये क्या है, ये कौन सी बड़ी टर्म आ गई। तो इसका दूसरा नाम ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। आप इन्वेस्टमेंट से आप खुद ही समझ सकते हो कि इन्वेस्टमेंट का मतलब कि हम कैसे जो पैसा है हमारे पास उसको हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, ये डिसीजन लेता है बस मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। तो यही आपको यही पढ़ना है
है, अब इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑर्डिनरीली मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, कैसे हम मनी को यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर प्रॉफिट्स और रिटर्न्स। ठीक है, वही है, कम से कम कॉस्ट लगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आए। तो कैसे हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे हम पैसों को यूज़ कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हो सके। दिस कुड बी डन बाय क्रिएटिंग फिजिकल एसेट्स with the money and carrying on business or purchasing shares or debentures of a company, or sometimes, though erroneously, purchasing a consumer durable like building। वही ये फिक्स्ड एसेट भी परचेज किया जाता है अपने बिजनेस को कैरी करने के लिए। फिक्स्ड एसेट हो गए, करंट एसेट्स हो गए, और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हम शेयर्स भी खरीद लेते हैं, डिवेंचर्स भी खरीद लेते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ बताई हुई है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करनी है। अभी ये गाइस ये सब छोटा सा बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, इनके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है। ठीक है, वहाँ आपको हर चीज़ समझ जाएगी। इस चैप्टर में आपको जो भी आप आगे पढ़ोगे ना उसके बारे में थोड़ा 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 बता रखा है। तो यहाँ आप समझोगे कि है कि आपको पढ़ना क्या है इस सब्जेक्ट में, एंड आगे आप इसके बारे में इन डिटेल समझोगे विद प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो आपके आएंगे ही आएंगे, बट जो भी इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, जो एम कॉम के हैं या बी कॉम के हैं, उनको मैं ये बात क्लियर कर दूं कि आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल्स जो होंगे और जो थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे उनमें चॉइस आएगी। ठीक है, चॉइस इन द सेंस आपके पास 8 या 9 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से आपको 6 या 7 अटेम्प्ट करने होते हैं, या 6 अटेम्प्ट करने होते हैं, या 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, ऐसे चॉइस होती है। तो आपको अगर आप प्रैक्टिकल में तेज हो तो आप प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर लेना और थ्योरी छोड़ देना। बट जो प्रैक्टिकल से डरते हैं वो बच्चे प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, एंड थ्योरी के जितने क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इनका प्रैक्टिकल भी मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। चलो वो बात की बात है, इसमें आगे बढ़ते हैं, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं। तो ये पॉइंट तो हो गया। नेक्स्ट इज, इन अ फर्म अ फाइनेंस मैनेजर डिसाइड्स दैट इन विच एक्टिविटी रिसोर्सेज ऑफ द फर्म आर टू बी चैनलाइज्ड, एंड मोर इम्पॉर्टेंट हु शुड बी इंटरेस्टेड विद द फाइनेंसिंग डिसीजंस। वही है, फाइनेंस मैनेजर को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से कामों में आपको पैसा लगाना चाहिए, कहाँ पैसा लगाना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट भी बहुत जगह होती है, जैसे ऊपर पॉइंट में हमने देखा फिजिकल एसेट्स में हो गई, या बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए, या शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करना है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फाइनेंस मैनेजर का काम है उसको ये सब डिसाइड करना पड़ता है। अब ये एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपको ऊपर भी समझा चुकी हूँ, ये वाला। मार्केटिंग मैनेजर में Marketing manager may like to have a new showroom, a production manager a new lathe, a personal manager higher wages for labor, which may lead to regular and efficient production. Over and above, the top management may like to enter an entirely new area of production, like a textile company entering electronics. वही है, हर डिपार्टमेंट को अपना डिपार्टमेंट अच्छे से काम करे उसके लिए पैसा चाहिए। ठीक है ना, मार्केटिंग मैनेजर को न्यू शोरूम चाहिए, प्रोडक्शन मैनेजर को एक न्यू मशीन चाहिए, पर्सनल मैनेजर को हायर वेजेस चाहिए अपने लेबर को पे ऑफ करने के लिए, ताकि एफिशिएंटली वो लोग काम कर पाए, स्मूथली काम कर पाए, मोटिवेशन मिले उनको काम करने की। टॉप मैनेजमेंट जो होंगे वो ये चाहेंगे कि हम एक न्यू एरिया में काम करें। ठीक है, तो सब डिपार्टमेंट को पैसा चाहिए, और पैसा कौन डिसाइड करेगा, कैसे मिलना चाहिए, फाइनेंस मैनेजर ही डिसाइड करेगा। तो यही है, फाइनेंस मैनेजर को पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ उसको इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे करनी है, किसको कितना पैसा पे करना है, ये सब फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करेगा। ऑल दीज आर दी वेंचर्स विच आर लाइकली टू इंक्रीज प्रॉफिट्स बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, यानी कि पैसा बहुत लिमिटेड है, पैसा तो कम है। Hence the problem of accepting one proposal and leaving other persist। वही है, फाइनेंस मैनेजर ये डिसाइड करेगा कि जितने सारे प्रपोजल्स उसके पास आए हैं कि यहाँ पैसा दो, यहाँ पैसा दो, यहाँ पैसा दो, या इन प्रोजेक्ट्स देख लो आप, इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे होते हैं कि यहाँ इन्वेस्ट कर लो, यहाँ इन्वेस्ट कर लो, लेकिन उसको वही डिसाइड करना होगा जहाँ से नंबर वन उसके कंपनी का ऑब्जेक्टिव पूरा हो, शेयर होल्डर्स के हक में काम हो, रिस्क कम से कम हो, रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिले, कॉस्ट कम से कम हो, ये सारी चीज़ें उसको देखनी होगी, तभी वो इन्वेस्ट करेगा किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, investment decisions are concerned with the question whether adding to capital assets today will increase the revenue of tomorrow to cover cost। ये important है।
Thus, investment decisions are commitments of monetary resources at different times in expectation of economic returns in future. तो वही है, अगर हम आज अपने कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या ये फ्यूचर में हमारी जो भी कॉस्ट है उसको कवर कर पाएगा, कंपेंसेट कर पाएगा या नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे पाएगा या नहीं, ये सब देखना पड़ेगा। ठीक है, choice is required to be made amongst available resources and avenues for investment. As such, investment decisions are concerned with the choice of acquiring real assets over the time period in a productive process. Thus, investment decision encompass wide and complex matters involving the following areas: capital budgeting, इसका other name is investment; cost of capital, measuring risk, management of liquidity and current assets, expansion and contraction involving business failures and reorganizations. ठीक है, ये सारे डिसीजंस उसको लेने पड़ते हैं इन्वेस्टमेंट में, कि कितना हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना हमारे पास पैसा है, क्या उसकी कॉस्ट है, ये भी देखनी पड़ती है कि जो हम रेस कर रहे हैं उसकी क्या कॉस्ट है, हमें उसको कितना रीपे करना पड़ेगा, रिस्क कितना इन्वॉल्व है। ठीक है, लिक्विडिटी भी मेंटेन होनी चाहिए फर्म के अंदर, पैसा अवेलेबल होना चाहिए ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी आए वहाँ पे हम उसको ग्रैब कर सकें, कोई मिस नहीं हो सके। ठीक है, तो लिक्विडिटी भी होनी चाहिए, करंट एसेट्स भी होने चाहिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हमारे पूरे होने चाहिए। ठीक है, एक्सपैंड करना है तो एक्सपेंशन भी हो पाए, कॉन्ट्रैक्ट करना है कॉन्ट्रैक्शन भी हो पाए, ये बिजनेस फेलियर या रीऑर्गेनाइजेशन के लिए लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है फाइनेंस मैनेजर को जब भी वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। ठीक है, तो ये सारे उसको पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, इसको अच्छे से समझना। और ये सारे पॉइंट्स हम आगे समझाएंगे आने वाले चैप्टरों में, इन सब के ऊपर सेपरेट चैप्टर बना हुआ है, अब सब इन डिटेल समझो। नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग डिसीजंस। कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि ज़्यादा ओवर हो रहा है ना, क्योंकि मैंने बहुत कई कम ही पॉइंट्स कवर किए हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कुछ ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन कर दिया या सब ऊपर से निकल रहा है। ऐसा कुछ नहीं, मैं एक बार फिर भी आपको रिकैप दे देती हूँ ताकि कुछ भूलो ना। फाइनेंस क्या होता है? आर्ट है और साइंस है कि हम पैसों को कैसे मैनेज करते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडेड है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडेड है, फिर पैसों को कैसे सेव किया जाता है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। प्रोक्योर करना है, यूटिलाइज करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजर का काम है, वही सब मैनेज करेगा फाइनेंस को। कैसे पैसे रेज करते हैं, कैसे हम अपने एसेट्स क्रिएट करते हैं, एफिशिएंटली एलोकेट करना होता है हमें फंड्स को, फिर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट हो, कम से कम कॉस्ट लगे, फिर मनी के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। सारी एक्टिविटीज जो भी है हमारी वो सारी पैसों के थ्रू ही होंगी। रिसोर्सेज हमें लेने होते हैं, रॉ मटेरियल लेने हो गए, जैसे लेबर को पे ऑफ करना पड़ गया, ये सप्लायर को पे ऑफ करना हो गया। इन सब के लिए फाइनेंस मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्गेनिक फंक्शन है हमारे बिजनेस का। और वही है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स होती है, कैसे हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हर एक चीज़ देखनी पड़ती है। नेक्स्ट 3 डिसीजंस हैं, इन तीनों के बारे में हम अब पढ़ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारी फर्स्ट है, जिसका दूसरा नाम है कैपिटल बजटिंग। इसका मतलब ये है हम कैसे पैसों को यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हो पाए। कहीं में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जैसे फिजिकल एसेट्स क्रिएट करने हैं आपको, फिक्स एसेट हो गए, करंट एसेट्स हो गए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए, या फिर इन्वेस्टमेंट हो गई इन रियल एस्टेट, परचेजिंग शेयर्स और डिबेंचर्स, ये सारी चीज़ें इसमें कवर्ड है। तो फाइनेंस मैनेजर को हर एक चीज़ देखनी पड़ती है। तो यही हमने अब तक पढ़ा। नाउ इज फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजन का दूसरा नाम क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर। आप अपने इंडेक्स में चेक करना, कैपिटल स्ट्रक्चर के नाम से आपको एक चैप्टर दिखेगा। ऐसे ही आप इंडेक्स में देखो, कैपिटल बजटिंग के नाम से आपको एक चैप्टर दिखेगा। यही हमें पढ़ना है। ठीक है, अब फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजन इज द नेक्स्ट स्टेप इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन वंस टेकन। ठीक है, अब जो आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हो ना कि कहाँ हमें पैसा इन्वेस्ट करना है, इसके लिए फाइनेंस मैनेजमेंट ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, अगर फाइनेंस मैनेज नहीं होगा तब तक आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाओगे। ये फाइनेंशियल डिसीजन में हमें यही पढ़ना है। ठीक है, financing decisions are concerned with determining a determination of how funds to procure from amongst the various avenues available, that is, the financing mix or capital structure. Efforts are made to obtain an optimal financing mix for a particular company.
This necessitates study of capital structure as also the short and immediate intermediate term financing plans of the company. अब फाइनेंसिंग डिसीजंस गाइस, इसका मतलब ये है कि हम कैसे अपने फंड्स को प्रोक्योर कर रहे हैं, यही आपका क्रक्स है इसका। ठीक है, कि हमको फंड्स कैसे रेस करने हैं, ये कितना फंड रेस करना है हमें, ये सारे डिसीजन उसको लेने पड़ते हैं फाइनेंस मैनेजर को। जैसे डेट कितना होगा, शेयर्स कितने होंगे, शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, कितना हमें खुद पैसा लगाना है, मतलब ओनर्स को कितना पैसा लगाना है, कितना पैसा हम बाहर बाहर से लेंगे, लोन लेंगे, ये सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, optimal use of funds has become a new concern of financing decisions and top managements in corporate sectors are more concerned with planning the sources। ठीक है, प्लान करना पड़ता है कि कहाँ कहाँ से पैसा रेज करना है, कैसे उसे यूज करना है, यूजेस ऑफ फंड्स एंड मेजरिंग द परफॉर्मेंस। ठीक है, ऑप्टिमल होना चाहिए। ठीक है, कि हम जो भी फंड्स को यूज करें वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। जितना हमें रेस करना है, जितना हमें चाहिए, जितनी की रिक्वायरमेंट है उतना ही रेस करें। ठीक है, कहाँ कहाँ से पैसा लेना चाहिए, कैसे उसको हम यूज करेंगे, उसके बाद यूज करने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस कैसे चल रही है। ठीक है, कि क्या हमें प्रॉपर प्रॉफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कॉस्ट कवर हो रही है, नहीं हो रही, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। न्यू मेजरमेंट टेक्निक्स यूटिलाइजिंग कंप्यूटर्स हैव फैसिलिटेटेड एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन थ्रू फाइनेंसिंग डिसीजंस। Both investment decision and financial decisions are jointly made as an effective way of financial management in corporate units. No doubt, the purview of these decisions is separate, but they affect each other. Of course, guys, फाइनेंसिंग डिसीजन जो है, अगर आप ढंग से अपना पैसा को रेस कर पाओगे, तभी तो आप के हाथ में पैसा होगा और तभी तो आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। तो दोनों के दोनों ही अलग अलग कंसेप्ट हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे पे इफेक्ट करते ही हैं। ठीक है, पैसा होगा तो इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट होगी अच्छी खासी होगी तो और पैसा जनरेट कर पाओगे। तो दोनों के दोनों कंसेप्ट्स इंटर रिलेटेड है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, इनको हम अच्छे से अभी आगे समझेंगे। फाइनेंशियल डिसीजन इनकम्पास डिटर्मिनेशन ऑफ डिटरमाइनिंग कि कितना हमें इक्विटी से रेज करना है, कितना डेट से रेज करना है। ये एक रेशियो है कि इक्विटी इतना होना चाहिए, डेट इतना होना चाहिए टू अचीव एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर and to balance the fixed and working capital requirements in the financial structure of the company. This important area of financing decision making aims at maximizing the returns on investment and minimizing the risk. कंसेप्ट बस यही है, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जनरेट हो, कम से कम रिस्क हो। लास्ट डिसीजन दैट इज डिविडेंड डिसीजंस। अब आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया, आपने ये देख लिया कि कितना पैसा रेस करना है, कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब अपने जो ओनर्स हैं उनको डिविडेंड तो देना पड़ेगा, अब ये डिसीजन भी लेना पड़ता है। ठीक है, अब जो टॉप शेयर होल्डर्स होते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं कि पॉलिसी डिसाइड करते हैं वो कि कितना हमें पैसा देना है अपने शेयर होल्डर्स को। वो कौन डिसाइड करेगा? टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, अभी जरूरी नहीं है कि पैसा जो है वो हमें देना ही देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है। एज पर कंपनीज एक्ट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट इफ यू हैव नॉट इफ यू हैविंग no profit in your financial year, then it is not important to distribute your all profits. ठीक है, the dividend decision is another major area of financial management. The finance manager must decide whether the firm should distribute all profits, कि उसको सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या सारा का सारा रिटेन करना चाहिए, मतलब कंपनी में रखना चाहिए, उसको सेव करना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूट अ पोर्शन एंड रिटेन द बैलेंस, या फिर मिक्स हो गया कि थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, थोड़ा अपने कंपनी में रख लिया। Theoretically, this decision should depend on whether the company or its shareholder are in the position to better utilize the funds and to earn a higher rate of return on funds. However, in practice, a number of other factors, जैसे market price हो गया, the trend of earning, tax position of the shareholders, cash flow position, requirement of funds for future growth, restrictions under the Companies Act play an important role in determining the dividend policy of business enterprise. यहाँ पे बस हमें यही देखना है कि हमारी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, डिविडेंड की हमें पैसा देना है या नहीं देना। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करने में हेल्प करते हैं हमें कि हमारे डिविडेंड कितना होना चाहिए, कितना उनको देना चाहिए शेयर होल्डर्स को। हमारे शेयर्स का आज के टाइम पे क्या प्राइस चल रहा है, ठीक है, मार्केट प्राइस क्या है, शेयर्स का क्या प्राइस चल रहा है, क्या हमें
डिविडेंड देना चाहिए या नहीं। कंपनी की गाइस स्ट्रैटेजी भी होती है, अगर मार्केट शेयर कम चल रहा है ना तो वो लोग डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे। जैसे डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे सारे लोग जो होते हैं वो खरीदना शुरू कर देंगे शेयर को, और जैसे ही खरीदना शुरू करेंगे प्राइस जो है वो रेज हो जाएगा, ठीक है, तो मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा। टैक्स पोजीशन क्या है शेयर होल्डर्स की, कैश फ्लो पोजीशन क्या है कंपनी, रिक्वायरमेंट तो नहीं है फ्यूचर की, रिक्वायरमेंट तो नहीं है हमें पैसों की इन बिजनेस फॉर फ्यूचर की, हमें ग्रो करना है कंपनी को, तो उनको हो सकता है ज़रूरत हो फंड्स की, या कंपनी एक्ट के थ्रू कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगी हुई। ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी आपको डिविडेंड डिसाइड करने में कि कितना डिविडेंड देना चाहिए। तो फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो। he also has to take decisions relating to बोनस इशू हो गया, इंटरिम डिविडेंड हो गया, ये सारे डिसीजन भी कौन लेगा, आपका फाइनेंस मैनेजर लेगा कि बोनस देना चाहिए या नहीं, डिविडेंड देना चाहिए या नहीं। इंटरिम डिविडेंड है ये, ठीक है, जो साल के बीच में देना पड़ता है कंपनी, ठीक है। दो टाइप के डिविडेंड्स होते हैं, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, ठीक है, तो ये सब डिसाइड कौन करेगा, फाइनेंस मैनेजर। लास्ट टॉपिक दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये यहाँ तक कवर कराऊंगी डिसीजंस तक, जैसा फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। बट ऑब्जेक्टिव्स का भी मैंने थोड़ा सा कवर किया है, इसको इन डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, बट आप एक बार थोड़ा समझ लो इसको। Objectives of financial management. Financial management of any business firm has to set goals for itself and to interpret them in relation to objectives of the firm. Broadly, there are only two alternate objectives of a firm. First, profit maximization. Next, shareholders wealth maximization. अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। नंबर वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब हर कंपनी यही चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट जनरेट कर सके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को फायदा हो। तो वही है, दो ऑब्जेक्टिव्स होंगे कंपनी के, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर पाए, ठीक है। इन डिटेल हम इनको नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। टिल देन ये जितने भी आपको मैंने अभी तक कंसेप्ट पढ़ा है उनको अच्छे से रिवाइज करो, अपनी बुक से रिवाइज करो, अपने स्टडी मटेरियल से रिवाइज करो। जो भी मैंने पढ़ाया है आई होप आपने उसके नोट्स बना लिए होंगे साइड बाय साइड, नहीं तो पॉज कर करके उसको बना लेना, ठीक है। एंड अपने मॉड्यूल्स, अपने स्टडी मटेरियल से भी हर एक पॉइंट को क्लियर करो, कहीं भी कोई दिक्कत आए टेलीग्राम पे फोटो भेज देना, उसकी कोई भी कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा फोटो भेज देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। नीचे टेलीग्राम का लिंक भी मैं डाल देती हूँ, आप उसको ज्वाइन कर लेना। and please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको परसों मिल जाएगी, वैसे परसों दिवाली है, आफ्टर 25 डालते हैं, 25 के बाद में डालती हूँ, 26 को डाल दूंगी वीडियो। एंड या देखती हूँ 25 से 26 के बीच में मैं डाल दूंगी। और हाँ, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एंड हाँ, मैं आपको नवंबर तक आप चिंता मत करो, अब ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको सारा कंसेप्ट क्लियर करके दूँ। नवंबर तक आपका सब खत्म हो जाएगा, अभी आपको लग रहा है बहुत स्लो चल रहा है, बट ऐसे ही आपके पकड़ में आएंगी हर चीज़ें, जैसे जैसे आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी ना आपका खुद ही इंटरेस्ट बनेगा पढ़ने का। सो चिंता मत करो, बहुत जल्दी मैं आपका सिलेबस कवर अप करा दूंगी। एंड इजी है कंसेप्ट्स, बस थोड़ा सा समझना है, एक बार समझ लोगे ना तो अपने आप कर लोगे। अगर एक बार में कुछ भी आ गया ना उसको आप पढ़ा भी नहीं होगा ना, अगर आपने मतलब एक बार मुझसे समझ लिया ना और दोबारा रिवाइज में नहीं किया तो भी आप कंसेप्ट को लिख पाओगे, ठीक है, क्योंकि एक ना एक बार जैसे आपको मैं समझाऊंगी ना कहीं दिमाग में वो फिट हो जाएगा। एक बार बस रिवाइज कर लेना, 10 मिनट, जैसे मेरी वीडियो खत्म होगी 10 मिनट रिवाइज कर लेना बस, ठीक है। सो नाउ टेक केयर, बाय बाय।